फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, रोज़ की ही तरह मैं आज आपको एक फिर हॉरर कहानी सुनाने वाली हूँ। और हॉरर कहानियाँ तो आप रोज़ सुनते होंगे, लेकिन मैं आशा करती हूँ मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ उसको सुनकर आपको बहुत ही रोमांचक अनुभव होगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मेरी आज की कहानी का नाम है शैतान। रात अंधेरे में डूबती जा रही थी। चारों ओर घना सन्नाटा था और बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। जब कोई अकेला होता है तो उसे कुछ अलग सी बात समझ में आती है, जो सामान्य दिन की घटनाओं से कुछ अलग ही होती है। हमेशा ही की तरह दिन भर खेती और किसानी के काम करने के बाद किशोरीलाल खेत से लौट कर आया था। वो एक किसान था। ठंड का मौसम था। उस दिन भी हमेशा की तरह गेहूं की फसलों का काम करके वो लौटा था। रोज ही काम खत्म करके आने के बाद वो थकान की वजह से टूटा हुआ नजर आता था। उस शाम भी घर आकर जब वो बैठा तो उसकी पत्नी ने खाना लगाया और माँ हमेशा बिस्तर में ही रहा करती थी क्योंकि वो बीमार थी। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, पर उसके चेहरे के भाव दूसरे दिनों की अपेक्षा सामान्य नहीं थे। देखकर लगता था कि वो काफ़ी डरी हुई और बुझी सी है। घर के नाम पर वो एक झोपड़ी हुआ करती थी। उस झोपड़ी के आसपास का खाली मैदान सा दिखाई पड़ने वाला जगह जहाँ कोई नहीं रहता, उस जगह से कभी ना कभी कोई सांप आकर उनकी झोपड़ी में घुस जाता। उसके अलावा बरसात के मौसम में भी न जाने कितने ही प्रकार के जानवर, कभी बिच्छू, कभी सांप, कभी उनकी झोपड़ी में घुस आते थे। उनके हाथ पैर बड़े नुकीले और धारदार नाखून वाले होते थे। इस तरह के भी कई जानवर उनकी झोपड़ी में आ जाते थे। उस रात जब किशोरीलाल ने अपनी पत्नी से उसकी खामोशी और डरे हुए होने का कारण पूछा तो उसने बात को किसी न किसी तरह से टाल दिया। कुछ वो भी नहीं बताई। किशोरीलाल को भी लगा कि ज़्यादा कोई गहरी बात नहीं होगी। कुछ दिन पहले ही उसकी पत्नी के पिता का देहांत हुआ था। शायद इस वजह से ही वो कुछ परेशान होगी। उसकी परेशानी को और बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए कन्हैयालाल ने और कुछ ज़्यादा पूछा नहीं। अब उसके बाद उसकी पत्नी जाकर अपना काम करने लगी। उसकी परेशानी को और बढ़ाना किशोरीलाल ने सही नहीं समझा। भोजन के बाद वो आराम से अपने कमरे की तरफ गया। उसे अब नींद आ रही थी। उसकी पत्नी सिर्फ उसे जाते हुए देख रही थी, पर उसकी आंखों में बड़े ही दहशत के भाव नाच रहे थे। रेनू, अंदर आना जरा। कमरे में बिस्तर तुमने शायद नहीं बिछाया, उसे ठीक भी कर दो। किशोरीलाल ने अपनी पत्नी को आवाज़ दी। कान में धमनी पड़ते ही रेनू उसकी ओर भागती आई। उसने बिस्तर जमा दिया। फिर किशोरीलाल बाथरूम में गया। जब रेनू ने बिस्तर सही कर दिया तब किशोरीलाल अपने कमरे में दाखिल हो चुका था। अब कुछ आराम से वो बिस्तर में लेटा, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। मच्छर काफ़ी परेशान कर रहे थे। रोज की ही तरह रेनू अंदर आई। अब उसने सोने का प्रयत्न किया, लेकिन वो सो न सकी। कुछ देर बाद दोनों उठ कर बैठे। लालटेन से फैली मध्यम लाल रोशनी की सहायता से दोनों एक दूसरे के चेहरे पर नजर डाल रहे थे। तुम कुछ बता रही थी, कल रात कोई सपना देखा था तुमने, फिर शांत हो गई, बताओ, किशोरीलाल ने सवाल किया। ऐसी कोई बात नहीं है, रेनू ने इनकार कर दिया। तुम बोल रही थी कोई अजीब सी चीज देखा रात में, वह क्या था? किशोरीलाल का सवाल सुनते ही रेनू की हालत खराब हो गई। उसके चेहरे पर काफी आतंक से भयभीत वाले भाव नजर आ रहे थे। उसने अपने मन की बात छुपाने का बहुत प्रयास किया। अरे बताओ ना, बताओ भी, किशोरीलाल ने कहा। ऐसी कुछ बात नहीं है, तुम सो जाओ। कल कुछ नहीं हुआ था, मैं तुमको बस डराने की कोशिश कर रही थी, मैं तो मजाक कर रही थी, रेनू ने कहा। मगर उसके चेहरे पर भय का वातावरण अब भी छाया हुआ था। आंख कमरे में इस तरह से नाच रही थी जैसे कोई आसपास हो और उसे देखने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं है तो थकान काफ़ी हो गई, मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ, कल सुबह काम पर जाना है। यह कहकर किशोरीलाल सोने लगा। रेनू ने किशोरी से झूठ कहा था। वो शायद कुछ बताना नहीं चाहती थी। कोई ऐसी बात थी जो उसको अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, पर वो उसको बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने उसको ऐसे इसलिए झूठ बोल दिया कि कोई बात नहीं है। उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई पड़ा था। वो सोचने लगी, तुम्हें कैसे बताऊं, तुम भरोसा नहीं करते मेरी बातों पर। उनको सुनकर हमेशा कहते हो कि तुम्हारी तो मजाक करने की आदत है, और इसी वजह से मैं तुम्हें अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए इस चार दीवारी के अंदर कुछ तो ऐसा है जो मुझे परेशान कर रहा है। एक लंबी सांस इन बातों को सोचती हुई खींची, फिर खुद ही मन में सोच रही थी, कोई शैतान का साया इस घर में हमारे आसपास ज़रूर है, जो कभी भी आकर कुछ भी कर सकता है। उसकी मौजूदगी हमेशा मुझे होती रहती है। वो इस वक्त भी हमारे आसपास ही कहीं ज़रूर है। ना जाने वो हमसे क्या चाहता है, पर कोई ऐसी बात ज़रूर है जिससे उसे कोई दिक्कत है। अभी भी मुझे इस समय महसूस हो रहा है।
इन सब बातों को सोचती हुई रेनू ने अपने अंदर मन में बैठे डर से कुछ ज़्यादा ही भयभीत होती हुई कंबल ओढ़कर सोने का प्रयास किया। उसने कंबल तो ओढ़ रखा था, पर अंदर वो बुरी तरह कांप रही थी। कुछ इस तरह की जुड़ी कि बीमार हो। उसने यह भी एहसास किया कि उसके करीब कोई खड़ा हुआ है और कंबल की ओर देख रहा है। यह बात उसे बुरी तरह से परेशान किए जा रही थी। कुछ देर बाद खुद को संभालती हुई उसने अपनी आंखों को बंद करके सोने का प्रयास किया। देर रात बीता, उसे किसी तरह से नींद आई, लेकिन फिर भी वह सो नहीं पा रही थी। लेकिन बहुत देर बाद उसको नींद आ गई, मगर किशोरी लाल के साथ कुछ अजीब हो रहा था। वो बार बार अपने भौहें सिकोड़ता हुआ कभी हाथ पैर को फेंकते लगता था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके हाथ पैर को बांध रखा हो, फिर जोरदार पूरी ताकत से उसको दबोच लिया हो। न जाने इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था, पर कुछ अजीब ही हो रहा था। अचानक ही उसकी नींद खुली तो देखा कि उसकी पत्नी रेनू जाग रही है। उसका चेहरा किशोरी की तरफ था, दोनों आंखें खुली हुई थी, अपने पति की विचित्र सी नज़रों से देख रही थी। उसके इस तरह के देखने से किशोरी लाल विचलित हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अपनी पत्नी रेनू की इस हरकत को समझने के लिए अपने हाथ में ले जाकर रेनू के चेहरे पर फेरे, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जस की तस सोई हुई थी। किशोरी लाल को ये बात खटक गई। उसने फिर हाथ रेनू के चेहरे के सामने लाकर फेरा, समझने का प्रयास किया, पर कुछ समझ ही नहीं आया। रेनू बिना पलक झपके अपने पति किशोरी को ही देखे जा रही थी। उसने अपने चेहरे पर होंठ फैलाए तो कन्हैया उसकी हरकत देखकर उलझनों में आ गया, क्योंकि रेनू के होंठ आवश्यकता से ज़्यादा ही फैल गए। दोनों कान एक तक। ऐसा करने से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। ना किसी सामान्य इंसान के होंठ इस तरह से फैला करते हैं। यह देखकर किशोरीलाल भयभीत हो गया। उसकी सांसें अटक गई। रेनू उसे ऐसे देखकर अलग ही तरीके से मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यंग्यात्मक हंसी हंस रही है। उसके होंठ खोले दांत किसी गोंद की तरह चिपके और बड़े ही गंदे दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी आत्मा मुस्कुरा रही हो। रेनू उसको देखकर ऐसे ही मुस्कुराई थी, जिसे देखकर किशोरी का दिमाग फिर गया। इन सब बातों को पचा नहीं पा रहा था। उसने अपनी दोनों आंखों को झटका देकर बंद किया। सोचने लगा कोई सपना होगा। उसने अपने आप को समझाने का प्रयास किया। कुछ पल आंखों को बंद करके खुद को समझाकर उसने नेत्रों को खोलकर अपनी पत्नी रेनू की ओर किए तो वो सो रही थी। बिल्कुल सामान्य लग रही थी, आमतौर पर जैसा कि वो हमेशा लगती थी। यह देखकर तो किशोरी लाल के आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। वो सोचने लगा कि यह बड़ा ही अलग तरीके की घटना है। इस वक्त उसके साथ हुई जो भी सोच नहीं सकता। फिर किसी तरह खुद को समझाने की कोशिश की। अपनी पत्नी को एक नज़र फिर देखा। रेनू अब भी सोई हुई थी। उसको सोए हुए देखकर खुद भी आश्वस्त होकर वो बिस्तर पर लेट गया। वो खुद सोने की कोशिश करने लगा, पर उसे बात अब भी समझ नहीं आई। रेनू सच में ऐसी विचित्र हरकत कर रही थी या कोई उसका वहम था? यह तो बात उसकी समझ से परे थी। फिर भी एक बार खुद की संतुष्टि के लिए उसने एक नज़र आंखें खोलकर अपनी पत्नी रेनू को देखा। वो सो रही थी। यह देखकर राहत की सांस खींचता हुआ किशोरी लाल भी सोने लगा। कुछ दिनों से बिस्तर के नीचे कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जो काफ़ी अलग और डरावनी लगती थी। उठा और बैठ गया। नज़र घुमाकर रेनू की तरफ देखा। वो इस समय गहरी नींद में थी। फिर उसने दोबारा से उसकी तरफ देखा। उसको वही हरकत महसूस हुई जो बिस्तर के नीचे पहले भी उसे महसूस होती थी। उस कधानुस आवाज़ की तरफ गया। वो सोचने लगा कि रोज़ वो इस आवाज़ को ठीक 2 बजे के समय क्यों महसूस करता है। इस समय भी 2 बज रहे थे, वही समय हो रहा था। वो बेचैन हो उठा। इस समय चेहरे की रंगत उड़ी सी महसूस हो रही थी। डर की वजह से चेहरे का आवरण पीला पड़ गया। ठंड के मौसम में भी पसीने निकलकर चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। किशोरी नीचे ज़मीन की ओर देखा, क्योंकि एक साया उस जगह पर निकलकर उसकी ओर देख रहा था। कुछ इस तरह प्रतीत हुआ। अचानक ही एक हाथ ज़मीन पर आकर जम गया। वो हाथ बिस्तर के नीचे से निकला हुआ था। उस हाथ की बनावट उसी तरह दिखाई पड़ रही थी जिस तरह रेनू का हाथ हुआ करता था। उस जमीन के नीचे पड़े हाथ में लाल रंग की चूड़ियाँ थी। उस पर नील पेंट लगा हुआ था। वो यह देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। यह देखकर उसका हृदय बिल्कुल अंदर तक काँप गया। उसने फौरन ही रेनू के हाथ पर अपनी नज़र डाली। यह देखकर वह भयभीत हो गया, क्योंकि रेनू के हाथ में भी उसी तरह का नील पॉलिश और लाल चूड़ियाँ चढ़ी हुई थी। वो अपनी दहशत से जमी आंखों को बड़ी करके कभी रेनू के हाथ को देखता तो कभी उस नीचे ज़मीन में बिस्तर के निकले हुए हाथ की तरफ निगाह दौड़ा रहा था। कई बार उसकी ही प्रतिक्रिया हुई। वो काँप रहा था। एक झटके से वो हाथ अंदर जा पहुंचा। अब जमीन पर वो हाथ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो हाथ किसका और क्या था?
यह जानने की उत्कंठा किशोरीलाल के मन में आई, मगर वो कैसे जाकर देखता। कमरे में आधा अंधकार फैला हुआ था तो आधा कुछ लाल रोशनी। इस बीच वो हाथ दिखाई देना। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाकर निर्णय लिया, नीचे तो देखना ही होगा। आखिर कौन है यह जानना ही है। अपने दोनों टांग नीचे जमीन पर रखकर वो उतरा। झटके से नीचे झुककर बिस्तर के नीचे देखा तो उसकी रूह कांप गई। उस जगह उसकी पत्नी की तरफ ही एक दूसरी औरत दिखाई दे रही थी। उसने भी रेनू की तरह ही पीली साड़ी पहन रखी थी, हाथ में वही लाल चूड़ी, मगर उसकी आंखें लाल थी। इस समय उसके चेहरे पर कान की तरह खिंची होंठ वाली मुस्कुराहट फैली हुई थी। इसे देखकर किशोरीलाल की सांसों की गति बढ़ गई और वह बहुत बुरी तरीके से भयभीत हो गया। वह डर के मारे कांपने लगा। उसकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज हो गई। अंत में उसने अपनी दोनों हाथ छाती पर रखकर सांस लेना चाहा, लेकिन इसी बीच डर के मारे उसकी हृदय की गति रुक गई और हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। यह समझ ही नहीं पाया कि वो क्या था क्या नहीं, ना ही उनको ऐसा कुछ पता चल पाया। मेरी आज की कहानी यही ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे को मोटिवेट करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी कहानियाँ ला सकूं। अगर आप मुझे कोई भी कहानी भेजना चाहते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक